हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य में सर्वाधिक मनोरंजक विधा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, कहानी। कहानी सबसे मनोरंजक विधा होती है, क्योंकि कहानी सुनना बच्चों को भी पसंद होता है और बड़ों को भी पसंद होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में कहानीकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी के बारे में हम सभी ने पढ़ा है और उनकी बहुत सी कहानियाँ भी हम सभी ने पढ़ी होंगी। तो ये हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार या कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण का महत्व है? इसका सही उत्तर है जिज्ञासा, कौतूहल और उतार चढ़ाव, ये तीनों ही कहानी शिक्षण के महत्व हैं। अगला प्रश्न, कहानी से प्राप्त होता है मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो ये सभी हमें कहानी से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक कथाएं प्राप्त होती हैं रेडियो से, दूरदर्शन से, समाचार पत्र से या सभी से? तो इन सभी से लोक कथाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, बच्चा सर्वप्रथम सीखता है बोलना, पढ़ना, सीखना या खेलना? तो बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ। बच्चे की प्रथम पाठशाला है अ, परिवार, बी, पड़ोसी, स, मित्र और द, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, परिवार। बच्चे की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। अगला प्रश्न, गद्य के अंतर्गत आता है नाटक, कहानी, पत्र या सभी? तो गद्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं, नाटक, कहानी और पत्र। अगला प्रश्न दिया है, गद्य तथा पद्य में अंतर लिखिए। पहला दिया हुआ है, गद्य में विराम इत्यादि का उपयोग होता है, जबकि पद्य में इसका कोई बंधन नहीं है। ये सही है। अगला दिया हुआ है, पद्य में गति और लय होता है, जबकि गद्य में लय का कोई मेल नहीं है। ये भी सही है। अगला दिया हुआ है, पद्य छंद मुक्त होता है तथा छंद युक्त, परंतु गद्य छंद मुक्त ही रहता है। ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं, अर्थात गद्य और पद्य में अंतर ये तीनों ही होंगे। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का महत्व है क्योंकि आ, ऑप्शन दिया हुआ है, गद्य द्वारा कम समय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ब, गद्य साहित्य द्वारा कल्पना शक्ति को जागृत किया जा सकता है, स, गद्य द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत सरल हो सकती है। तो ये तीनों ही सही हैं, अर्थात इसका ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, गद्य रचना के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन आ, भाषा तत्वों का ज्ञान, ब, विषय वस्तु का ज्ञान, स, रचना स्वरूपों का ज्ञान या द, उपरोक्त सभी? तो ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न दिया है, सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक नहीं है, और इसका सही उत्तर है मुहावरों और सूक्तियों का ज्ञान। अगर सूक्ष्म गद्य पाठ के लिए आवश्यक हमें क्या नहीं है, मुहावरों और सूक्तियों का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है? शीघ्र पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता का विकास, खेल खेल में पढ़ना या आवश्यक अवकाश के समय पढ़ने की प्रवृत्ति? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, खेल खेल में पढ़ना। खेल खेल में पढ़ना द्रुत पाठ का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, पद्य रचना में आवश्यक नहीं है? मुहावरों का ज्ञान, लाभ का ज्ञान, तुकबंदियाँ या छंद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, मुहावरों का ज्ञान पद्य रचना में आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, पद्य में हो सकता है महापुरुषों की गाथा, प्राकृतिक वर्णन, करुणामयी गाथा या ये सभी? तो पद्य में ये सभी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, पद्य में सौंदर्य होता है? भाव सौंदर्य, शब्द सौंदर्य, ध्वनि सौंदर्य या सभी? तो ये भी तीनों सही है, अर्थात इसका भी ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका भी उपरोक्त सभी यानी द सही है। अगला प्रश्न, रचना का अर्थ है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात निर्माण, सजाना और नव सृष्टि। रचना का अर्थ ये तीनों ही है, निर्माण करना भी रचना होता है, सजाना भी रचना होता है और नई सृष्टि करना भी रचना ही होता है। अगला प्रश्न, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रमन बिहारी लाल जी का। ये इम्पॉर्टेंट भी है, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है रमन बिहारी लाल जी का। हमारा अगला प्रश्न मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है।
वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन, कविता लेखन। देखिए उसमें तो ऑप्शन द सही दिया हुआ है, कविता लेखन, लेकिन यहाँ पत्र लेखन भी नहीं आता है मौखिक अभिव्यक्ति में। मौखिक अभिव्यक्ति में सिर्फ बात करना, वार्तालाप करना, भाषण देना, ये आ सकता है। तो आप लोग वो ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या सही होगा। अगला प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला में जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये कहा है लेम्बार्न ने। अगला प्रश्न, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अंताक्षरी द्वारा, कवि दरबार द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुति लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, वर्ण का अर्थ है वर्ण, रंग, रूप, उपरोक्त सभी। इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया, भाषा की निधि है शब्द, अक्षर, वाक्य, वाक्यांश। तो इसका सही उत्तर है शब्द। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा उपसर्ग बाकी तीनों से भिन्न है। अबोध, कपूत, अनमोल या अध्यापका। तो इसका सही उत्तर है अनमोल। अगला प्रश्न, कर्मधाराएं तत्पुरुष होता है। साधारण कर्मधाराएं, द्विगुधाराएं, मध्यम पदलोपी या उपरोक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो ये तीनों ही संज्ञा के भेद होते हैं, अर्थात इसका भी ऑप्शन द सही है। अगले प्रश्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है दास्ता, मनुष्य, मानवता या पशुता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक ह्यूमन बीइंग है और दास्ता, मानवता और पशुता एक भाव है। तो ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न दिया है, क्रिया है दौड़ना, सुनना, मुस्कुराना या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्रियाएं हैं, अर्थात ऑप्शन द सही है। अगला प्रश्न, वाचन का महत्व है वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है या द उपरोक्त सभी। तो ये भी तीनों सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। श, स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, ये ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, श, र और अ, इन तीनों से मिलकर श्र बनता है संयुक्त अक्षर। अगला प्रश्न, खा का उच्चारण स्थल है दंत्य, तालु, कंठ या ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, तालु। जब हम ख शब्द बोलते हैं तो वो हमारे तालु से आवाज़ निकलती है। अगला प्रश्न, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति या ये सभी। तो मुद्रा के ये तीनों ही रूप हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, अज शब्द के अर्थ हैं दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दशरथ के पिता, अज। अगला प्रश्न, द ध्वनि है तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ्य। तो द ध्वनि है दंत्य, अर्थात ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न, बेखौफ शब्द में से वे उपसर्ग बेखौफ शब्द में वे उपसर्ग जुड़ा है, अर्थात बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उर्दू का, फारसी का, हिंदी का या अंग्रेजी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, फारसी का। बेखौफ में फारसी का शब्द जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। सदाचारी, सर्वव्यापी, सत्यवादी या सर्वज्ञ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, सत्यवादी। सत्य बोलने वाले को कहते हैं सत्यवादी। अगला प्रश्न, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, ता। जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं। तो माँ और मधु और अ ये तो सब प्रारंभ में लगे हुए हैं, तो ये उपसर्ग हो गए, और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ता, मधुरता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? च, ब, द या ला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब जो ध्वनि है वह अंतस्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, विकासात्मक प्रश्न। हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे बच्चे कुछ अपने दिमाग में कल्पना करें और उनकी कल्पना शक्ति जागृत हो।